Hello friends, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस सीजीएल 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एंड दिस पेपर वाज हेल्ड ऑन 18th of August 2021 इन थर्ड शिफ्ट। 18 अगस्त 2021 को तीसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। गाइस कुछ खास मेहनत आपको नहीं करनी होती है इन वीडियोस को देखने के लिए। वन थिंग यू विल हैव टू डू दैट यू शुड सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर टू जॉट डाउन ऑल द की पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल थ्रू दिस वीडियो। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू, बिकॉज इफ़ यू डू दिस आपको इन फ्यूचर जब भी आप रिवीजन करेंगे वो आसान हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यस गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक बटन को जरूर हिट किया करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंटोनिम। एंटोनिम किसका फाइंड करना है? फैलेसी। फैलेसी इज अ नाउन इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फैलेसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। When you to use fallacy, that means you are going to represent hallucination. Hallucination means भ्रम, है ना, illusion, delusion जिसे बोलते हैं आप, misconception बोलते हैं। तो fallacy parts of speech में क्या है? ये नाउन है और इसका मतलब होता है कि कोई false न्यूज़, कोई झूठ, फरेब जिसे बोलते हो आप, फिक्शन बोलते हो ना। सो फिक्शन जैसे यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, फिक्शन इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ फैलेसी। फिक्शन हो गया, और भी सिनोनिम सुनते रहिएगा। डिल्यूजन वर्ड आपने सुन रखा होगा, डिल्यूजन, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिल्यूजन हो जाए, एल्यूजन हो जाए ना, एल्यूजन, एल्यूजन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी वर्ड सुनते रहिएगा। मिसकंसेप्शन वर्ड आपने सुनी रखा होगा, मिसकंसेप्शन, है ना, मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन इज गोइंग टू बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, है ना, मिसकंसेप्शन हो जाए। आपने हेलुसिनेशन वर्ड सुन रखा होगा, हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, हेलुसिनेशन। सो हेलुसिनेशन इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ फैलेसी, ये भी हो जाएगा। आपने फॉल्सहुड तो सुनी रखा होगा, फॉल्सहुड, फॉल्सहुड, और फॉल्स, फैलेसी फॉल्स से बना भी है, ध्यान दीजिएगा, याद रखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फैलेसी फॉल्स से याद रहेगा, तो फॉल्सहुड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। फैलेसी का मतलब क्या है? रॉन्ग आइडिया होगी, है ना, अ फॉल्स बिलीफ हो जाएगा, एक झूठा, फरेब, झूठ, है ना, इस टाइप से। तो अब बाकी इसका एंटोनिम में फाइंड करना देखते हैं। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक जानते हो क्या होता है? डिसीव करना, किसी को धोखा देना, उसका भी मतलब होता है ट्रिक होता है। हुडविंक करना जिसे बोलते हैं, हुडविंक, है ना, ट्रिक। तो ट्रिक इसका सिनोनिम ही होगा। फ्लॉ मीन्स होती हैं गलतियाँ, जिसे बोलते हैं फॉल्ट, ब्लेमिश, कमी, ये भी फ्लॉ हो जाएगा। चीट जानते हो, धोखा होती है। चीट के बारे में याद रखिएगा, चीट अपने आप में नाउन भी है और चीट अपने आप में वर्ब भी है। अगर मैं बोलूँ धोखा देना और धोखेबाज, चीटर कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिए। जो तुम लोग बोलते रहते हो ना, यू आर चीटर, ही इज चीटर, शी इज चीटर, तो वो चीटर कोई वर्ड नहीं होता है, चीट होता है। चीट का मतलब होता है धोखेबाज, याद रखिएगा। चीटर कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश डिक्शनरी में। तो अब हमें इसका एंटोनिम फाइंड करना था, जो कि ट्रूथ हो जाएगा। फॉल्सी मीन्स होती है कोई फॉल्स न्यूज़, झूठा, फरेब जिसे बोलते हो ना, वो हो जाएगा। और ट्रूथ का मतलब होता है सच, सच्चाई। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना, फिलर फाइंड करना है। इट वाज डिफिकल्ट टू, अब ध्यान दीजिएगा, डिफिकल्ट के साथ अगर याद रखिएगा एक चीज़ आता है, एक वर्ड होता है डिफिकल्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके साथ अगर वर्ब आएगी तो 2 + V1 के साथ आएगी, यह बात याद रखिएगा। एक वर्ड होता है डिफिकल्टी, जो कि नाउन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसके साथ प्रपोजिशन इन आता है, और वर्ब की अगर कोई फॉर्म आ रही है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में। डिस्वेड, डिस्वेड इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ को कुछ करने से मना करते हो, मतलब डिस्वेड जो हो वो परसुएड का उल्टा है। परसुएड में भी होता है राज़ी करना किसी को, और डिस्वेड भी होता है राज़ी करना। बट डिस्वेड में क्या होता है? राज़ी तो किसी को कर रहे हो बट ना करने के लिए, मतलब आप किसी से कह रहे हो प्लीज़ ऐसा ना करना, है ना, किसी से चिरौरी मिनती कर रहे हो कि आप ऐसा ना करें, उसे बोलते हैं डिस्वेड करना, है ना। तो डिस्वेड बना है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग। बेसिकली डिस्वेड का मतलब होता है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हम तो डिस्वेड कर रहे हैं। और परसुएड मतलब हम किसी को राज़ी कर रहे हैं, मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, है ना, कन्विंस कर रहे हैं, CONVINCE, कन्विंस कर रहे हैं, क्वैक्स कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, COAX, है ना, क्वैक्स हो जाएगा, कन्विंस कर रहे हैं। ब्रिंग समबडी राउंड या ब्रिंग समवन राउंड, इसे भी बोलते हैं, ये फ्रेज है, तो उसका भी मतलब होता है परसुएड करना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डिसुएड का मतलब होता है किसी को कुछ ना करने के लिए मनाना, कि आप ऐसा ना करें, और परसुएड का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मनाना। तो अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी वर्ड देख लेते हैं। कन्फर्म मीन्स होता है विस्टो करना, देना,
प्रोवाइड करना जिसे बोलते हो। कन्फर के साथ याद रखिएगा, कन्फर के साथ हम प्रीपोजिशन दो लगाते हैं, एक तो हमारा होता है ऑन और दूसरा होता है विद। कन्फर जब हम विद लगाते हैं तो इसके साथ यहाँ पर कोई टाइटल आता है जिसे बोलते हैं समथिंग, है ना, समथिंग। और कन्फर अगर ऑन होगा तो यहाँ पर पर्सन आएगा। जैसे मैं बात करूँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैज़ बिन कन्फर्ड ऑन मिस्टर रजनीकांत। समझिएगा सेंटेंस को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैज़ बिन कन्फर्ड ऑन मिस्टर रजनीकांत, यही बात हो जाएगा। फिर मैंने कहा मिस्टर रजनीकांत हैज़ बिन कन्फर्ड विथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो विद जब मैंने लगाया तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार लिखा, ऑन जब मैंने लगाया तो उनका नाम लिखा, इस टाइप से। तो ये बात याद रखिएगा। कन्फर का मतलब वही होता है जो बेस्टो का मतलब होता है, BESTOW, है ना, बेस्टो भी वही होता है, सेम मतलब कि देना, प्रोवाइड करना। तो कन्फर भी है, बेसिकली टाइटल के लिए लगाया जाता है कन्फर ज़्यादातर। तो कन्फर याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंसल्ट का मतलब क्या होता है। कंसल्ट जानते हो, परामर्श डॉक्टर से आप लेते हो, परामर्श लेना उसे बोलते हैं। सो परसुएड की मीनिंग होगी यहाँ पर, इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएड गोपाल, गोपाल को मनाना बड़ा ही मुश्किल था। किस चीज़ को लेकर मनाना बड़ी मुश्किल था, पर्पज़ ये था टू वॉच अ हॉरर मूवी, हॉरर मूवी देखने के लिए ना, तो इस बात को लेकर गोपाल को मनाना बड़ा ही मुश्किल था, बड़ा ही मुश्किल था। तो परसुएड मीन्स होता है मनाना, किसी को चिरौरी मिनती करना, है ना, ध्यान दीजिएगा, राजी करना जिसे बोलते हो, राजी करना, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ क्लियर अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है पैरा जम्बल्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पैरा जम्बल्ड के बारे में मैंने तरीके बता दिए हैं कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस ढूंढना होता है जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, जो पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो, वो हम फाइंड करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। When it was time to divide the spoils, है ना, When it was time to divide the spoils, the lion took one portion for his टाइटल एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, जब भी डिवाइड करने की बात आई तो लायन ने क्या किया, एक पोर्शन ले लिया अपना, और राजा के रूप में, क्योंकि वो राजा था। अच्छा, एक पोर्शन ले लिया, तो ये हमारा लग रहा है कि सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं होगा, कहीं कुछ तो होगा, लायन के बारे में बात की गई होगी, देख लेते हैं। ही टुक अनदर पोर्शन, फिर उसने कहा अनदर पर्सन। अब हमें एक चीज़ याद रखना, वन पोर्शन अनदर पर्सन, यानी ए के बाद ही बी आएगा, चाहे जहाँ आए, ए के पहले भी किसी हाल में नहीं आ सकता, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये क्योंकि वन के बाद अनदर आता है ना, वन अनदर, एक लिया और एक और ले लिया, तो वन अनदर, इस टाइप से। सो ये मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करने चाहिए, है ना। सो बी से हम ध्यान दीजिए नहीं स्टार्ट करेंगे। फिर कह रहा सी में, ही टुक द लास्ट पोर्शन बिकॉज। अब देखो लास्ट पोर्शन भी कह रहा है, लास्ट वर्ड आ जाए, फाइनल आ जाए, कंक्लूजन आ जाए, ये सब वर्ड जो है वो लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अंतिम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, सी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास डी ऑप्शन दो हैं। तो वंस अ लाइन वेंट हंटिंग विथ 3 अदर बेस्ट्स, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन की बात की जा रही है, एक बार लाइन गया था तो वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू इनिशिएट दिस पैसेज। ऑप्शन डी जो है वो इनिशिएट करने जा रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि ए के बाद ही भी आएगा और डी से स्टार्ट होगा। अब देखिए ए के बाद भी तो इसमें नहीं आया है, गलत हो गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा। कितना आसान हो गया। आप कुछ ट्रिक्स सीख लीजिए और बाकी आपको ग्रामर तो आपको पता ही करना पड़ेगा, मजबूत करना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट DAB इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। DABC यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर से मैच कर लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें फाइंड करना है एरर क्या कोई है या नहीं है, देखते हैं। द वेदर इज मच मोर वार्मर दैन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मच मोर, डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री, डबल पॉजिटिव डिग्री का यूज हम एक साथ नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम डबल CD यानी CD प्लस CD एक साथ नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री और डबल पॉजिटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वार्मर दे रखा है, वार्मर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, वार्मर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके पहले उन्होंने मोर लगाकर और उसे सुपरफ्लुअस बना दिया। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, मोर को रिमूव करना पड़ेगा। भाई क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री है जो एक साथ यूज नहीं की जाती है। हाँ, मैंने इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री को बहुत ज़्यादा एम्फेटिक बनाना है, उस पर और जोर देना है, तो उसके साथ आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाइए कोई। तो यहाँ पर देखो मच लगा रखा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। द वेदर इज मच वार्मर, अब बिल्कुल सही हो जाएगा, मच मोर वार्मर नहीं हो जाएगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वार्मर की अपनी डिग्रीज हैं, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, इस टाइप से। जैसे कि टॉल की अपनी डिग्री होती है, टॉल, टॉलर, है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब आपसे किसी से आप नहीं बोल सकते यू आर मोर टॉलर देन, है ना, मोर टॉलर देन मतलब गलत हो जाएगा। तो फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पर,
आपने डबल सुपर मतलब डबल कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ यूज कर लिया, जो कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना, अत्यधिक हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ ना किया करें, ये बात याद रखिएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर मोर को रिमूव करना पड़ेगा, उसकी जगह पर कुछ नहीं लिखना है, सिंपली आप मोर को रिमूव कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मोर को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊँ, इन फ्यूचर अगर आपको ये सेंटेंस रिपीट हो तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं एरर होने के, क्योंकि आ फ्यू डेज बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं आ फ्यू डेज की जगह पर सिर्फ और सिर्फ फ्यू डेज लिखूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग देने लगेगा। मतलब कुछ दिन पहले की बात कर रहा है ना, तो कुछ दिन की पहले तो कुछ के लिए आ फ्यू लगाते हैं, और बिल्कुल ना के बराबर के लिए हम उसे फ्यू लगाते हैं, और जो भी है सब कुछ के लिए द फ्यू लगाते हैं। और ये जो आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू होते हैं, ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है हमेशा, ये भी याद रखिएगा। देखिए सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ सही है। आपने ये भी सही, ये भी सही, सब सही है। सो ऑप्शन नंबर किस में एरर थी, सेकंड वाले में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में एरर थी, मोर को रिमूव करना पड़ता आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है ईडियम। ईडियम की मीनिंग फाइंड करनी है। सिट ऑन द फेंस, दिस इडियम इज़ यूज्ड व्हेन यू टू रिप्रेजेंट समथिंग लाइक, एक ऐसी सिचुएशन आती है ना कि जब आप एक रॉक एंड हार्ड प्लेस पे खड़े हो, यानी कि आपके एक तरफ तो कुआं एक तरफ खाई, बोलते नहीं आप, मैं तो एक ऐसी जगह पर ऐसी सिचुएशन पे खड़ा हूँ कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, मतलब ऐसे इधर बढ़ रहा हूँ तो भी गिर रहा हूँ, इधर बढ़ रहा हूँ तो भी गिर रहा हूँ, उसे बोलते हैं सिट ऑन दी फेंस, है ना। ध्यान दीजिए, सिट ऑन दी फेंस, जैसे ये फेंस है और आप इधर भी हो, तो ये आप इधर गिरोगे तभी फेंस पे आओगे, इधर भी गिरोगे तभी फेंस पे आओगे, उसे बोलते हैं सिट ऑन दी फेंस, है ना। व्हेन यू स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, उसे बोलते हैं सिट ऑन दी फेंस। समझ रहे हो ना। तो अब मीनिंग आपको समझ में आई होगी इस चीज़ की मीनिंग क्या है। सिट ऑन दी फेंस का मतलब क्या है, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जब आप डिसीजन ना ले पाओ, कोई निर्णय ना ले पाओ, उसे बोलते हैं ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, क्या हो जाएगा, अवॉइड मेकिंग डिसीजन और चॉइस, है ना। जब आपके पास कोई रास्ता ना दिखे, जब कोई ऑप्शन ना हो, यानी कोई ऐसा कर रहे हो तो भी गलत हो रहा है, वैसा कर रहे हो तो भी गलत हो रहा है। सो ये इसका मीनिंग हो जाएगा सिट ऑन दी फेंस। अच्छा है, मैंने वोकैब सीट में दे रखा है, और बहुत सारे मैंने ईडीएम्स बहुत सारी वोकैब सीट प्रोवाइड करा रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको अच्छे से टाइम टू टाइम रिवीजन किया करें। वो बिल्कुल फ्री होती हैं, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल है ना, एग्ज़ाम रिलेटेड होती हैं सारी की सारी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, लिखा है राज सेड टू हिज फ्रेंड, राज ने अपने दोस्त से कहा, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस टास्क, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस टास्क, प्लीज़ आ जाए, काइंडली आ जाए। तो इसके साथ जब हम नरेशन में बदलते समय हमें पता होता है ना, रिक्वेस्टेड यूज आता है वर्ड। तो अब देखिए रिक्वेस्टेड किस में है, सबसे पहले दी, ऑर्डर तो वाला होगा नहीं, सेड टू हिज बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। थ्रेटेंड तो बिल्कुल नहीं होगा, धमकी थोड़ा ना दिया, यहाँ पर प्लीज़ लगा रखा है, प्लीज़ के साथ धमकी कौन देता है भाई। तो राज ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दिस टास्क, हम ये लगा सकते थे, लेकिन उससे पहले हमें नहीं पता है कि राज कोई महाराजा तो है नहीं, कोई टीचर तो है नहीं, कोई मतलब ओनर तो है नहीं, यहाँ पर ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। तो एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, और दोस्तों से रिक्वेस्ट किया उसने बेसिकली, तो रिक्वेस्ट ही किया होगा, है ना। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दिस टास्क, आपको पता है ना इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट 2+B1 के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है ना, आप ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और प्लीज़ को हटाया और रिक्वेस्टेड लगा दिया। रिक्वेस्टेड किससे किया, राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड किस लिए, टू हेल्प हिम इन दैट टास्क, सॉरी, टू हेल्प हिम इन दैट टास्क। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ डायनेमिक कैंपेन, डायनेमिक मीन्स से चलता फिरता ना, ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चेंज। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा कैंपेन जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और धार्मिक बदलाव लाए, उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए, वॉर तो होती है युद्ध, वॉर तो जो होता है वो उसका मतलब होता है युद्ध, है ना, फाइट जिसे बोलते हैं। म्यूटनी क्या होती है, म्यूटनी बेसिकली विद्रोह होता है, जिसे आप विद्रोह बोलते हैं ना, विद्रोह ये म्यूटनी होती है ना। और विद्रोह मतलब कि एन ओपन रेवेलियन, जैसे आप बोलते हो एन ओपन रेवेलियन, है ना, एन ओपन रेवेलियन, गलत बोल दिया, वन ओपन रिवेलियन, है ना, इसे बोलते हैं क्या, म्यूटनी बोलते हैं ना, विद्रोह जिसे बोलते हो। तो म्यूटनी यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रूसेड हो जाएगा। क्रूसेड मीन्स आपने सुना होगा धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का नाम सुना है ना, धर्म युद्ध, उसे बोलते हैं क्रूसेड, इसी से बना है क्रूसेडर, है ना।
तो अन्ना हजारे को लोग क्रूसेडर मानते हैं इस टाइप से। अच्छा ये बात समझिएगा, क्रूसेड मीन्स होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब ये मत समझिएगा कि हिंदू का हिंदू, मुस्लिम का मुस्लिम धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध मतलब कि सत्य की जीत के लिए, जो सत्य होता है, जो ट्रुथ होता है, उसके लिए जो युद्ध लड़ा जाता है, जो बात कही जाती है, उसे बोलते हैं क्रूसेडर, है ना। ध्यान दीजिएगा, मसीहा जिसे बोलते हैं ना, तो आप क्रूसेडर उसे बोलते हैं धर्म युद्ध को। तो धर्म युद्ध को लेकर ये मत समझिएगा कि ये हिंदुओं का हिंदू धर्म युद्ध है और मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म युद्ध है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, सत्य के लिए जो धर्म युद्ध होता है उसे धर्म युद्ध बोलेंगे आप, बाकी क्रूसेड नहीं बोलिएगा, है ना। तो क्रूसेड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। क्रूसेड से बना है क्रूसेडर, आंदोलन करता जिसे बोलते हो, जिसे अन्ना हजारे को बोला जाता है। तो सत्य की स्थापना करने के लिए जो युद्ध होते हैं, जो बातें होती हैं, जो रिलीजियस या सोशल पॉलिटिकल चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं क्रूसेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक चीज़ याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अपने वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और ये लिमिटेड होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इनको अच्छे से अगर रिविजन करें तो जल्दी याद हो जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब होता है? झगड़ा, टकराव जिसे बोलते हैं ना, टकराव हो, झगड़ा हो, प्रतिकूलता हो, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, है ना। मेरे और मेरे दोस्त में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो कोई भी झगड़ा तकरार नहीं है, इस टाइप से बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ नाउन इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। सफरिंग मीन्स होता है दर्द, दुख, है ना। पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी। तो एक इमेजिनरी सोसाइटी, है ना, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जहाँ पर गरीबी ना हो, बिल्कुल दुख ना हो, उसे क्या बोलते हैं? और वो भी इमेजिनरी हो, है ना, काल्पनिक हो, तो उसे बोलते हैं यूटोपिया। बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, यूटोपिया। यूटोपिया ना तो काल्पनिक चीज़ें, जिसे बोलते हैं राम राज्य टाइप का, है ना। कल्पना लोक जिसे बोलते हो, कल्पना लोक में उसे, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, सब कुछ अच्छा है, उसे बोलते हैं क्या? यूटोपिया, है ना, यूटोपिया। काश ऐसा हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो क्या लेंगे? इन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। सफरिंग दर्द समझते हो ना, तो यूटोपिया इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। इट इज़ बिलीव दैट गॉड लिव्स हेवन, इन हेवन, है ना। तो हेवन में रहते हैं, और बेसिकली जो अच्छे लोग होते हैं वो आफ्टर डेथ वहीं पहुँचते हैं, हेवन को पहुँचते हैं। पैराडाइज क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जहाँ पर फुल ऑफ फैसिलिटी हो, जैसे बोलते हैं आनंद धाम, आनंद धाम, है ना। अब आजकल तो पैराडाइज नाम भी होने लगे हैं प्लेसेस की, साइट्स की। जैसे मेरी तरफ जाने लोगों, आप जब मैं बाराबंकी जाता हूँ कभी, तो वहाँ पर दयाल पैराडाइज पड़ता है, और इसलिए पैराडाइज जो लिख दे रखे हैं क्योंकि वहाँ पर ना फुल ऑफ फैसिलिटी हैं, सारी फैसिलिटी हैं उनके प्लेस पे, जो भी हैं वो, जो मकान जो बने हैं ना वहाँ पर, जो होम्स बने हैं, जो हाउसेस बने हैं वहाँ पर, उस टाइप से। तो पैराडाइज, दयाल पैराडाइज, इनके अंडर में जो भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वो सब टाइप का है। तो दयाल पैराडाइज करके एक पड़ती है सर, और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रही, एक्चुअली में दयाल पैराडाइज याद आ गया। तो इस टाइप से पैराडाइज का मतलब होता है आनंद धाम, जिसे बोलते हैं स्वर्ग बोलते हैं ना, बहुत सारी फुल ऑफ फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी हो, उसे बोलते हैं। ड्रीम लैंड जानते हो ना, ड्रीम लैंड क्या होता है? सपनों का शहर जिसे बोलते हो, एन आइडियल लैंड एग्जिस्टिंग इन ड्रीम्स, है ना, उसे बोलते हैं ड्रीम लैंड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है इम्प्रूवमेंट की, क्या कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तो बताइए। ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस। ओविंग टू हिज इलनेस मतलब के कारण, किसके कारण? इलनेस के कारण। तो इलनेस के कारण उसकी स्टडी में क्या हुआ? फेल ओवर हो गई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि वो पीछे रह गई। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बीमार हो गया तो उस स्टडी में पीछे ही तो हो जाएगा। तो ये मीनिंग हमें निकालना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस से। तो ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, अब हमें पता करना पड़ेगा कि फेल ओवर का मतलब क्या होता है, बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। फेल फॉर का मतलब क्या होता है? बेसिकली फेल फॉर समबडी लगाते हैं। फेल फॉर समबडी का मतलब होता है टू बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू समवन। ध्यान दीजिएगा, टू बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू समवन उसे बोलते हैं ना, अट्रैक्शन डेवलप करना। फेल फॉर समबडी इस टाइप से। फेल इन लव जिसे बोलते हो, फॉल इन लव, वो सेम फेल फॉर समबडी भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पर। तो उसका मतलब होता है ना अट्रैक्शन डेवलप करना। फेल फॉर लगाएंगे, फेल फॉर समबडी या फॉल फॉर समबडी इस टाइप से। तो फेल आउट का मतलब क्या होता है? फेल आउट विथ समबडी। अब इसके देखो दो मीनिंग है, फेल आउट के दो मीनिंग है, यानी कि जो सेकंड वाला है इसके दो, थर्ड वाले हैं इसके दो मीनिंग है। एक तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपली अगर हम फेल आउट यूज करें ना, तो आप इसका V1 फॉर्म एक वर्ड सुन रखा होगा आपने, फॉल आउट। और फॉल आउट याद रखिएगा ये एक में है, अलग अलग नहीं है, और ये नाउन होगा, इसका मतलब होगा रिजल्ट, है ना, परिणाम जिसे बोलते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। फॉल आउट हो गए ना, रिजल्ट इसे बोलते हैं। तो जब एक में होगा तब, अलग अलग होंगे तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, तब इसका मतलब हो जाएगा फेल आउट विथ समबडी। कब यूज किया जाता है ये? फॉल आउट
फॉल आउट विद समबडी, ये तब यूज किया जाता है। और फॉल आउट विद समबडी जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी से नाता तोड़ लेना, झगड़ा कर लेना, मतलब कहा-सुनी कर लेना, इस टाइप से, हल्का हल्का वाला है ना, ज़्यादा भयंकर वाला नहीं, मतलब दुश्मनी दुश्मनी टाइप का नहीं, झगड़ा कर लेना, दोस्ती ख़त्म कर लेना, उस टाइप से फॉल आउट विद समबडी कर देंगे। ये पूछा गया है इससे पहले वाले पेपर में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फेल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? फॉल बिहाइंड का मतलब होता है लैग बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है लैग बिहाइंड, है ना। फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड बोलो या फिर लैग बिहाइंड बोलो। बोलते नहीं इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पीछे हो रही है ना, लैगिंग बिहाइंड या लैग बिहाइंड, है ना, इस टाइप से। तो फॉल बिहाइंड बोलो या लैग बिहाइंड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, पीछे हो जाना, है ना। पीछे हो जाना मतलब कि क्रम में या कहीं भी, है ना, या सिचुएशन में या स्टेटस में, इस टाइप से। तो अब क्या हो गया, वो उस पढ़ने वो ना बीमार होने की वजह से वो स्टडी में पीछे हो गया, है ना, फॉल बिहाइंड हो गया, फेल बिहाइंड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए फेल बिहाइंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमारा पैरा जंबल है, देखते हैं क्या लिखना है। देखा है द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर। अब देखो किसी के नाम पर कोई चीज़ पढ़ना उसे बोलते हैं नेम्ड आफ्टर, ये बात याद रखिएगा, है ना। जैसे कोई गली, किसी गली का नाम किसी के नाम पर पड़ गया तो उसे बोलते हैं नेम्ड आफ्टर। किसी के नाम पर पड़ जाना, किसी के भी नाम पर पड़ जाना, उसे बोलते हैं नेम्ड आफ्टर, ये बात याद रखिएगा। तो फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। इंडियन हॉर्नबिल यानी कि नागालैंड की बात की जा रही है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की गई होगी क्योंकि हॉर्नबिल नागालैंड का ही फेस्टिवल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए से तो नहीं स्टार्ट होगा। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल, है ना, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल। कार्निवल समझते हो ना, मेला जिसे बोलते हैं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड इज़ वेरी अ ब्यूटीफुल एंड एन एथिकल। अच्छा हाँ, नागालैंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एन एथिकल डाइवर्स स्टेट। बिल्कुल, बात की जा रही है यहाँ पर नागालैंड की और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मैंने बताया ना, एक ऐसा स्टेटमेंट और एक ऐसा सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा जो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले नागालैंड की बात की जाएगी, उसके सिचुएशन, उसकी स्थिति की बात की जाएगी, वो कहाँ पर लोकेटेड है, इसके बाद उसके बारे में बात की जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू इनिशिएट दिस पैसेज, है ना। ए से खत्म हो जाएंगे, बी से खत्म हो जाएंगे, ए से खत्म हो जाएंगे, सी से एक ही है, कितना अच्छे, मतलब कितना अच्छी बात है, किसी से एक ही है। अब देखिए सी के बाद बी कर लीजिए, द हॉर्नबिल फेस्टिवल, बिल्कुल हॉर्नबिल की बात की गई है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट का, किस स्टेट का? दिस स्टेट यानी कि नागालैंड का। जो दिस जो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया है, सॉरी एडजेक्टिव आया है, ये नागालैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्टेट, है ना, और स्टेट ये नागालैंड है। सो ऑप्शन नंबर CBAD, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे पढ़ना ही नहीं है, बाकी ये चीज़ें GS की है, करंट अफेयर की भी है कि नागालैंड कहाँ का फेस्टिवल है, तो सॉरी हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का है, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ खास चर्चा करने के लायक नहीं है इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर लगता है मुझे कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने आपको लायक है तो फिर वो ज़रूर मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द विजिटर्स कंप्लेंड, है ना, विजिटर्स ने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट बेसिकली अबाउट होता है, याद रखिएगा। कंप्लेंट ऑफ भी होती है, कंप्लेंट टू भी होती है। अगर आप कंप्लेंट किसी अथॉरिटी से कर रहे हो जो अथॉरिटी कंसर्न हो, ध्यान दीजिएगा, अथॉरिटी कंसर्न से अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन टू करोगे, लेकिन किसी मुद्दे के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो तो फिर कंप्लेन अबाउट करोगे, किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन ऑफ करोगे। सो एट इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट ओवर हेयर, है ना, यहाँ पर प्रिपोजिशन आपको अबाउट देना पड़ेगा, अबाउट, है ना। सो द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर के दौरान उनको जो भी प्रोवाइड किया गया था अकोमोडेशन वो पुअर था और इस चीज़ के बारे में उन्होंने कंप्लेन किया था। अगर यहाँ पर लिखा होता कोई अथॉरिटी का नाम तो वहाँ पर टू लिखते हैं ना, दे कंप्लेन टू द सीनियर, जो भी लगाएंगे उस टाइप से। तो मैंने बताया ना, अथॉरिटी कंसर्न से अगर आप कंप्लेन करना है तो टू लगाइए, किसी के बारे में कंप्लेन करना है अबाउट लगाइए, किसी चीज़ की कंप्लेन करना है तो की लगाइए ऑफ, है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड में एरर है, यानी कि आपको पार्ट्स यहाँ पर देखना है तो थर्ड में एरर होगी, यहाँ पर एट नहीं होकर यहाँ पर अबाउट लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 12 में लिखा है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है ईडियम, ईडियम की मीनिंग फाइंड करनी है और वो है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर इज ईडियम व्हेन यू टू यूज, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट समथिंग क्लियरली, समथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो एकदम रूल बेस पे हो, एकदम ऑनेस्ट तरीके से की गई हो, बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी चीटिंग के, तो उसे हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर, है ना। एकदम क्लियर, एकदम साफ, बढ़िया, अच्छे से, है ना, तो उसे बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर। विदाउट एनी अनफेयर मेथड्स, विदाउट एनी
अनफेयर मेथड्स है ना, किसी अनफेयर मेथड से अब जो भी चीज़ की गई हो उसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। मीन्स ऑनेस्टली कोई चीज़, अगर आपने ऑनेस्टली कोई चीज़ किया होगा तो उसे बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर आपने किया है, बिल्कुल विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी चीटिंग है ना, बिना किसी चीटिंग के। तो विदाउट चीटिंग अगर आप कोई चीज़ एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं तो उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, अच्छी इडियम, सॉरी याद रखिएगा इसे है ना, फेयर विदाउट चीटिंग। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अकॉर्डिंग द रूल्स, बिल्कुल बिल्कुल रूल बेस पे बिल्कुल आपने काम किया है, सब कुछ आपने वैसे किया जैसे आपने बताया गया था, आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आपने वैसे ही सारा काम किया, तो आपने फेयर एंड स्क्वायर तरीके से आपने काम किया है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ईडियम मीनिंग है इसकी, लिटरल मीनिंग नहीं, इसकी इम्प्लाइड मीनिंग ली जाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, लिटरल मीनिंग से कई बार हम सेंस जरूर निकाल लेते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है वॉइस, है ना। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस में हमें फाइंड करना है क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दे रखा है। आई एम पेड है, ध्यान दीजिएगा, आई एम पेड से हमें पता भी चल गया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बी की फॉर्म के बाद वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है ना, पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। और बी की फॉर्म यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, इज, एम, आर, है ना, इस टाइप से, आर हो जाए, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग हो जाए, इस टाइप से। तो बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने लगे तो वो वर्ब की, सो वो सेंटेंस का पैसिव वॉइस कहा जाता है ना, पैसिव वॉइस। ऑलरेडी यहाँ पर पैसिव वॉइस है क्योंकि बी जो है एम है ना फॉर्म है, तो अब एम के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। और एम पेड ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस, सॉरी जो मेन वर्ब होती हैं एक्टिव वॉइस में, वो क्या होती हैं, या वर्ब की V1 फॉर्म होती हैं। वर्ब की V1 फॉर्म या तो वो चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म में दे रखी होगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल फॉर्म में दे रखी होगी, बट होगा वो V1 फॉर्म में ही। अब देख लीजिए, हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन, बाय माय ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, माय ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ये है, माय ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है, पेज हो जाएगा मी वीकली। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आज यही क्वेश्चन मैंने अपनी क्विज टेलीग्राम क्विज में भी दिया था, बहुत से लोगों ने इसे एरर किया है यहाँ पर, है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली। अब इसका पैसिव आप बनाओ, देखो आसान बन जाएगा। माय पजेसिव एडजेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन हमारा नाउन हो जाएगा, पेज मेन वर्ब, पेज व्हाट, पेज होम, पेज मी। अब कब वीकली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना, ध्यान दीजिएगा, ये साप्ताहिक मतलब हर सप्ताह में। तो मी को उठा लो, है ना, आई एम पेड, और आई के साथ एम आता है तो आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। माय ऑर्गेनाइजेशन वुड लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर माय ऑर्गेनाइजेशन पेड लगा दिया, गलत हो गया, पास्ट बना दिया और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बना दिया। माय ऑर्गेनाइजेशन विल पे मी वीकली, फ्यूचर बना दिया, भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है, इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। लिखा है 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, है ना, 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमेटी टू ऑर्फनेज एवरी वीक। इस एवरी वीक से हमें ये पता चलता है जो भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है या होता है वो डेली बेस का है। डेली बेस मतलब कि रूटीन बेस पे है, ये हर वीक होता ही रहता है। एवरी वीक दे रखा है ना, प्रत्येक सप्ताह। एवरी और ईच में जब भी यूज करना हो तो ध्यान दीजिएगा, एवरी इन जनरल केस में यूज किया जाता है, ईच डेफिनेट केस में यूज किया जाता है। तो ये हर एक सप्ताह की बात कर रहा है, इसलिए एवरी का यूज किया गया है। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आया है कि वर्ब कौन सी लगाएंगे, आर लगाएंगे या इज लगाएंगे। तो आपने सुन रखा होगा, जिसे मैं बोलूँ 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, या फिर इज अ ग्रेट डिस्टेंस। हाँ, इज नॉट लगाकर मैं अगर बोल लूँ 20 किलोमीटर्स। अब देखो 20 किलोमीटर्स, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, ये पॉइंट समझिएगा। आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, ये वहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एज एन अमाउंट, एज अ टोटल बात की जा रही है। जब एज एन अमाउंट, एज अ टोटल बात की जाए, जो अमाउंट में होते हैं वो अमाउंट हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है वो नाउन होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं जब वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है 20 किलोमीटर से, जो ये टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलते नहीं, जैसे मैं बोलूँ 20,000 एक बड़ा सम होता है पैसों का, है ना। जैसे मैं बोलूँ 20,000 इज़ अ लार्ज सम। इज़ अ लार्ज सम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो
20,000 रुपीज़ जो है ना, बोलते नहीं 20,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 20,000 रुपीज़ जो है एज अ सम यूज किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि 20,000 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए, तो खर्च करने का सेंस है मतलब आपने टुकड़ों में किया होगा, है ना, इस टाइप से। तो वो ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर 20,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट हो जाएगा, हैव बीन स्पेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल सेंस में आ जाएगा। वही अमाउंट के सेंस में अगर आए, इकट्ठा आ जाए, है ना, एक गट्ठे में आ जाए, इस टाइप से, ये 20,000 आपके थे और ये बड़ा सम है, तो ये बात कहेंगे ये बड़ा सम है। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने 20,000 रुपीज़ इस प्रोजेक्ट पे खर्चा कर दिया अब तक, इसका मतलब जैसे मैंने कहा अब तक मैंने 20,000 रुपीज़ इस प्रोजेक्ट पर खर्चा कर दिया, इसका मतलब ना आपने टुकड़े टुकड़े में खर्चा किया होगा। वहाँ पर स्प्लिट आ रहा है, स्प्लिट का सेंस आ रहा है, तो प्लूरल हो जाएगा। तो वहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। और अगर आप इसे पूरा गट्ठर बोल रहे हैं ना, अमाउंट के रूप में बात कर रहे हो, अगर आप अमाउंट के रूप में बात कर रहे हो तो ये फिर ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा तो ये अनकाउंटेबल माना जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसलिए 50 लीटर्स ऑफ मिल्क जो बात कर रहा है वो मिल्क का 50 लीटर बात कर रहा है ना। और मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इससे भी पता चल सकता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर जो वर्ब होगी वो आर ना होकर इज होना चाहिए था, बस इतनी सी एरर है ना। इज डोनेटेड बाय द कमेटी। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है कि कोई ऐसा वर्ड जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया हो। अप्रूवल की बिल्कुल स्पेलिंग सही है। अप्रूवल मीन्स होता है एक्सेप्ट, हामी ना, मंजूरी देना, उसे बोलते हैं ना। क्रिटिसिज्म बना है क्रिटिसाइज से। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को आलोचना करना किसी की, और क्रिटिसिज्म उसका नाउन हो जाएगा, आलोचना। हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर HELI होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है हेलीकॉप्टर में, है ना। कितना आसान वर्ड दे रखा था। सेंस्योर मीन्स होता है निंदा करना, जिसे बोलते हैं लैम्बास्ट करना, है ना, लैम्बास्ट, लैम्बास्ट हो जाएगा, LABAST, है ना, लैम्बास्ट, लैम्बास्टिंग करना जिसे बोलते हैं ना। चेस्टाइज वर्ड आपने सुन रखा होगा, सेंस्योर का सिनोनिम हो जाएगा चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज वर्ड आपने सुन रखा होगा। निंदा करना, कंडेम्न करना, कास्टिगेट करना, इस टाइप से इसके सब सिनोनिम हो जाएंगे सेंस्योर के। सो सेंस्योर अपने आप में सही है, अप्रूवल सही है, सेंस्योर सही है। हेलीकॉप्टर गलत था, यहाँ पर सिंगल एल हो जाएगा, डबल एल इन्होंने दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम किसका फाइंड करना है? पॉइग्नेंट, है ना। अब पॉइग्नेंट होता क्या है? पॉइग्नेंट मतलब कि ये आप कोई ऐसी स्टोरी नरेट करें जिससे मतलब किसी को दिल को छू जाए, बोलते नहीं, बहुत ही ना, बहुत ही पॉइग्नेंट स्टोरी थी। इसे कैसे बोलेंगे? इवोकिंग, हाँ लिख लीजिए, आप लिख सकते हो अगर आप। इवोकिंग, इवोकिंग आ कीन सेंस ऑफ, कीन सेंस ऑफ किसका? सैडनेस का, है ना। यानी कि बोलते नहीं, बहुत ही दिल को छू गई। कभी कभी आप स्टोरी ऐसे सुनो जो इतना एकदम से लगता है कि यार यार क्या हो रहा है, इतना मतलब उस टाइप से ना। तो सैडनेस और रिग्रेट, सैडनेस और रिग्रेट, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, किसकी? पॉइग्नेंट की। तो एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही मार्मिक हो, जिसे बोलते हैं, आप हिंदी में जिसे वर्ड सुना है ना, मार्मिक होना, बहुत ही मार्मिक है ना, उसे बोलते हैं पॉइग्नेंट। तो पॉइग्नेंट समझ रहे आ रहा है ना, एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही टचिंग हो, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हो, इस टाइप से। सो हार्ट ब्रेकिंग हो गया इसका सिनोनिम, हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा। टचिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, पिटीफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरोफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, मिजरेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, पेनफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, हार्ट रेंडिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, हार्ट रेंडिंग, है ना, हार्ट रेंडिंग हो जाएगा, हार्ट ब्रेकिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, टचिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, टचिंग। यानी ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है, क्वाइट शांत होता है। क्वाइट, क्वाइट भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिनोनिम लगता है ना। जैसे लगता है ना कि पॉइग्नेंट होता है, बहुत ही मार्मिक हो, सैड हो, रिग्रेट टाइप का हो, इस टाइप से। और टचिंग मतलब एक साथ होना, लेकिन टचिंग इसका बेस्ट सिनोनिम है, ये बात याद रखिएगा। क्वाइट भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट बेस्ट सिनोनिम हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 टचिंग बिल्कुल सही है। हैप्पी नहीं होगा इसका सिनोनिम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हैसल यानी कि 17 में हमें फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना है किसका? हैसल वर्ड का। एंटोनिम फाइंड करना है हमें हैसल वर्ड का। हैसल समझते हो ना, हैसल फ्री लाइफ जिसे बोलते हो ना, हैसल फ्री लाइफ, हैसल, हैसल फ्री लाइफ।
हैसल फ्री लाइफ बोलते हैं ना, बिल्कुल झगड़े झंझट से मुक्त, उसे बोलते हैं ना हैसल फ्री लाइफ। हैसल फ्री लाइफ, हैसल फ्री लाइफ बोलते हैं ना उसे। तो हैसल फ्री, हैसल मतलब समझ रहे हो ना, हैसल मतलब बिल्कुल झुंझला देने वाला, हैसल देने वाला है उस टाइप से। तो इसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ पेस्टरिंग, पेस्टरिंग वर्ड सुना है ना, पेस्टर करना, पेस्टरिंग करना है ना। तो पेस्टर मतलब किसी चीज़ को खोद, मतलब कहते हैं कुछ पूछ पूछ कर उसे इतना ज़्यादा झुंझला देना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, उसे पेस्टरिंग बोलते हैं। वैसे ही हैसल बोलते हैं। बॉदर वर्ड आपने सुन रखा होगा, बॉदर इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। बॉदर इज गोइंग टू बी सिनोनिम। टॉर्मेंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, टॉर्मेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी वर्ड सुन लीजिए, जैसे मैं बोलूँ एनॉय, एनॉय भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एनॉय भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हाउंड वर्ड आपने याद ही कर रखा होगा, हाउंड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, HOUND, हाउंड हो जाएगा। मिदर वर्ड आपको पता है क्या, मिदरिंग करना है ना, मिदर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका, हैसल का। अगर आप कुछ ईडियम याद रखें तो ईडियम भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक ईडियम आता है, गिव समवन अ हार्ड टाइम, गिव समवन अ हार्ड टाइम, है ना, अ हार्ड टाइम, ये भी इसका ईडियम यूज किया जाता है, बात याद रखिएगा। या फिर ब्रीथ समवन्स, नहीं ब्रीथ डाउन समवन्स नेक था, हाँ ब्रीथ डाउन समवन्स नेक, ये ईडियम जरा चेक कर लीजिएगा ना, ब्रीथ डाउन, मुझे लगता है यही था, यही होता ही है, हाँ ब्रीथ डाउन समवन्स नेक, ये भी इसका मतलब सेम हो जाएगा, किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर देना, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाए वो, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, उस टाइप से पेस्टरिंग कर देना। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में देख लेता हूँ। वरीड इसका सिनोनिम हो जाएगा चिंता, चिंता इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ हैसल, बिल्कुल। एनॉयड भी सिनोनिम हो जाएगा इसका, स्ट्रेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो तीनों ये सिनोनिम आपस में हो जाएंगे एक दूसरे के और हैसल के। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना था एंटोनिम, जो कि रिलैक्सड हो जाएगा। रिलैक्स समझते हो ना, काम जिसे बोलते हैं, तो काम हो गया, रिलैक्सड हो गया, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सॉरी एंटोनिम हो जाएंगे। काम मीन्स भी शांत होता है, रिलैक्सड भी मीन्स होता है शांत होता है ना। सो इसके सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड करना था हमें यहाँ पर फिलर। शी न्यू दैट, ध्यान दीजिएगा, शी न्यू दैट, वो जानती थी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो। शी न्यू दैट, वो जानती थी, क्या जानती थी, कि टू अपोलोजाइज वुड, मतलब अगर उसने माफ़ी मांगा, ऐसा अगर मांगा, ऐसा किया अगर, है ना। शी न्यू दैट, वो जानती थी कि अगर उसने माफ़ी मांगी, है ना, माफ़ी मांगी, टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो फेल है। यानी कि उसका माफ़ी मांगना तो लोग ये समझेंगे कि वो फेल है, वो असफल है, असफल हो गई, है ना। तो मेरा माफ़ी मांगना लोगों को ये लगता है ये बराबर हो जाएगा कि मैं फेल हो गया, ये यही सेंटेंस मीनिंग दे रहा है। तो शी न्यू दैट, वो जानती थी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, रिपीट हो जाएगा पक्का, या रिपीट होगा सेंटेंस। शी न्यू दैट, वो जानती थी, क्या जानती थी, दैट टू अपोलोजाइज वुड टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड, उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो फेल हो गई, यानी उसने अगर माफ़ी मांगा तो इसका मतलब ये मैं फेल हो गया। अगर मैंने इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी, बोलते नहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर मैंने इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी तो ये समझेंगे कि मैं असफल हो गई, मैं कमज़ोर हो गई, मैं ना फेल हो गई, इस टाइप से। तो ये सेंटेंस यही मीनिंग दे रहा है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा वर्ड फिलर का है, ध्यान रखिएगा। तो शी न्यू दैट, वो जानती थी, दैट टू अपोलोजाइज वुड, यानी अपोलोजाइज का मतलब है, ध्यान दीजिए, माफ़ी मांगने का मतलब यही है, क्या मतलब है, टेंटामाउंट टू, ध्यान दीजिएगा, टेंटामाउंट टू, और इसके साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है, बात याद रखेंगे ना। टेंटामाउंट टू लगाएंगे तो इसका मतलब होता है बी इक्वल टू, बी इक्वल टू जिसे बोलते हो इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट जिसे आप बोलते हो, इक्विवेलेंट बोलते हो, या फिर द सेम एज बोलते हो ना, ध्यान दीजिएगा। यानी उसका माफ़ी मांगना, वो जानती थी कि उसका माफ़ी मांगना कैसा है, टेंटामाउंट टू एडमिटिंग सी हैड फेल्ड, उसका मतलब यही है कि वो फेल हो गई, असफल हो गई, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। तो ध्यान रखेंगे कैसे, टेंटामाउंट टू होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, टेंटामाउंट टू। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, है ना, एग्जिस्टेंस में हो, वास्तविक हो, रियल हो, उसे बोलते हैं टेंजिबल। बोलते नहीं टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप की। टेंजिबल हमारी मूर्ति ना, जैसे वो उसमें वर्ल्ड हेरिटेज में जो बात की गई है टेंजिबल और इनटेंजिबल की, इस टाइप से। तो टेंजिबल मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, है ना, उसे टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल जिसे छू ना सको, अमूर्त जिसे बोलते हैं ना, इस टाइप से। और टेंटलाइजिंग का मतलब होता है किसी की भावनाओं को भड़काना, उसे बोलते हैं टेंटलाइजिंग।
और बेसिकली उन चीज़ों के लिए, जैसे मैं आपको उकसा रहा हूँ किसी ऐसी चीज़ के लिए जो असंभव है पाना, उसके लिए उकसाना, टेंटलाइज करना, डोंट टेंटलाइज मी, है ना, इस टाइप से। तो अराउजिंग डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन फॉर समथिंग अनअटेनेबल, उसे बोलते हैं टेंटलाइजिंग करना। टैंडम कैसे यूज करेंगे, वर्क इन टैंडम, बेसिकली कभी कभी ये ज़्यादातर या अगर वर्ड आएगा कभी तो ऐसे ही आता है, वर्क इन टैंडम, है ना। वर्क इन टैंडम का मतलब होता है साथ साथ काम करना या साथ साथ कोई काम करना, है ना। बाई टुगेदर ऐसे बोलते हैं, बाई टुगेदर, वर्क इन टैंडम कई बार पूछा गया है, साथ साथ काम करना है, तो ये ऐसे यूज किया जाता है। तो शी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड tantamount, है ना, टू एडमिटिंग सी हैड फेल्ड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है मिस स्पेल्ड वर्ड, क्या कोई मिस स्पेल्ड है देखना है। लिखा है सेंटिमेंटली, सेंटिमेंटली सेंटिमेंटल से बना है, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। सब्सिक्वेंटली की स्पेलिंग गलत है, ध्यान दीजिएगा। सब्सिक्वेंटली में जो होता है वो SUBSEQU होता है, QE इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है वो QE दे रखा है। क्या स्पेलिंग हो जाएगी, SUBSEQU, है ना, QU रहेगा यहाँ पर, तो इसके बाद ई रहेगा, सब्सिक्वेंटली फिर एन रहेगा, फिर टी रहेगा, फिर LY रहेगा। सब्सिक्वेंटली बाद में जिसे बोलते हो ना, सब्सिक्वेंटली में यहाँ पर क्या हो जाएगी स्पेलिंग, यहाँ पर इन्होंने जो क्यू, यहाँ पर एरर है ना, ध्यान रखेंगे, QE की जगह पर QUE होना चाहिए था, यू मिसिंग है, उसको रखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड एरर है। सब्सटेंशियली बिल्कुल सही है, सब्सटेंशियल बना है। सॉलिसिटेशन का मतलब होता है याचिका करना, दया याचिका जिसे बोलते हो ना, इसी से बना है सॉलिसिटर जनरल, है ना, तो उसी से सॉलिसिटेशन बनाता है, इसे समझेंगे, है ना, रिक्वेस्ट करना, याचना करना, उसे सॉलिसिटेशन बोलते हैं। सो बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, सेकंड ऑप्शन गलत था और मैंने सही बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है सिनोनिम, किसका सिनोनिम फाइंड करना है, काम वर्ड का। कितना आसान है ना, काम मीन्स शांत होता है, काम हो जाए, स्टिल हो जाए, ट्रैंकुल वर्ड आपने सुन रखा है, इसी से बना है ट्रैंकुलाइजर। जब सांस देने वाली ना, जो श्वास के मरीज के होते हैं, जो बीमार होते हैं ना, उस टाइप से श्वास की जिनकी बीमारी होती है, तो उनके लिए ट्रैंकुलाइजर वर्ड एक आता है, एक पिल टाइप की आती है, मुझे कुछ खास नहीं पता है उस टाइप से, तो उसे बोलते हैं ट्रैंकुल, है ना, ट्रैंकुल करना, ट्रैंकुल हो जाए, इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, काम का। स्टिल इसका सिनोनिम हो जाएगा काम का। स्टिल कई जगह यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। सीरीन वर्ड आपने सुन रखा होगा, सीरीन इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ काम। पीसफुल समझते हो, कंपोजर वर्ड सुनी हो, है ना, प्लाकेट, पैसिफाई, ये सब काम के सिनोनिम हो जाएंगे। सो रिलैक्स्ड इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ दिस। क्रैंकी का मतलब क्या होता है, क्रैंकी मीन्स बेसिकली सनकी टाइप का होता है, इसेंट्रिक जिसे बोलते हो, है ना, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा टाइप का, उसे क्रैंकी बोलते हैं। स्ट्रेंज टाइप का, विचित्र टाइप का, उसे क्रैंकी बोलते हैं। जॉयफुल जानते हो, क्लीन जानते हो। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 हमारा जो है वो क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट मैंने करने के तरीके बता दिए कि क्लोज टेस्ट को एक बार आप ऐसे ही पढ़ लिया करो, उससे क्या पता चलेगा कि आपको सबसे पहले पैसेज की टेंस पता चल जाएगी कि किस टेंस में दे रखा है। कई बार ऑप्शन ऐसे आते हैं कि टेंस की वजह से हम उनको एलिमिनेशन कर देते हैं, तो टेंस मिल जाएगा हमें, कहीं ना कहीं क्लू भी मिल जाता है कि ऑप्शन कैसे आने वाले हैं। पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है, नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है, ये सारे पॉइंट्स आप कर लिया करो। और 1-2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड जो भी लगते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी लगे आपको पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो तो आधा मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि छोटे छोटे पैसेज आते हैं प्री में। तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। 21 में पढ़ते हैं, लिखा द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, पहले वाले आदमियों की बात की जा रही है, यानी आदिमानव की बात की जा रही है। द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न, है ना, धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, फायर ग्रेजुअली लर्न, धीरे धीरे सीखा कि कैसे आग को कंट्रोल किया जाए। एंड मेनी यूजेस किसके भाई, यूजेस तो होंगे, जाहिर सी बात है फायर की होंगे। और तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर कोई ना कोई पजेसिव केस में, यानी कोई डिटर्मिनर ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों डिटर्मिनर आएगा, क्योंकि ये यूजेस ये फायर का है, हमें पता चल गया। तो यहाँ पर यूजेस अगर इस फायर का है तो यहाँ पर एक ऐसा डिटर्मिनर आएगा जो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स ही लगाते हैं, देयर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि देयर प्लूरल के लगाते हैं। हिज मैस्कुलिन के लगाते हैं, योर तो प्लूरल के लगाते हैं, ये भी नहीं लगाएंगे ना। तो ये और यू का होता है, यू यहाँ पर कोई होता नहीं है नहीं। सो इट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। इट्स यहाँ पर क्या है, ये डिटर्मिनर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ इट।
तो ये यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर इट्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न इट्स मैनी यूजेस। ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत सारे यूजेस को भी धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। नॉट ओनली डिड, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। कैसा इन्वर्जन लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। पार्शियल इन्वर्जन में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के पहले होती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है, सॉरी। तो अब देखो, नॉट ओनली डिड, नॉट ओनली बट आल्सो आपने वर्ड सुना है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सेम उसी का है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो लिखा है नॉट ओनली डिड, देखो डिड आगे हेल्पिंग वर्ब दे। अब देखो दे, हमें पता है ना, डिड के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है, डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, इनके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब V1 फॉर्म आती है, बात याद रखिएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में देखा हमने कि रेडी, रेडी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है ना, यू आर रेडी, आई एम रेडी, इस टाइप से। तो रेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, एडजेक्टिव, गलत हो गया। यूज्ड सेकंड फॉर्म में है, गलत हो जाएगा। प्रिपेयर या फिर यूज, दो में से आप करेंगे। अब देखो, आग को तैयार नहीं कर रहे थे, नॉट ओनली डिड दे यूज फायर, हाँ, ना केवल उन्होंने फायर का यूज किया, कैसे, टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए, बिल्कुल प्रिपेयर थोड़ा ना करेंगे यहाँ पर, है ना, यूज किया। बाकी यूज की बात भी यहाँ पर की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर यूज की बात भी की जा रही है। तो ना केवल उन्होंने यूज किया, तो नॉट ओनली डिड दे यूज फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, ना केवल उन्होंने अपने आप को गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए फायर का यूज़ किया। ध्यान दीजिएगा, कुक यहाँ पर वर्ड दे रखा है, देयर फूड। देयर जो है ये हमारा ह्यूमन बींग्स का बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे डैश, अब देखो नॉट ओनली बट आल्सो आता था, यहाँ पर बट आल्सो होना चाहिए था। आगे देखते हैं ना कैसे, 23 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ बट नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है सेमी कॉलन के बाद यहाँ पर ऑल्सो दे रखा है, ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दे ऑल्सो लर्नड, हालांकि उन्होंने क्या सीखा, ना केवल उन्होंने अपने आप को गर्म करना सीखा, खाना बनाना सीखा, बल्कि ये भी सीखा, क्या सीखा, लर्न सीखा, टू यूज़, हाँ देखो आ गया यूज़, है ना, इट इन हंटिंग और वॉरफेयर, है ना, उसको कहाँ पर यूज किया, कैसे हंट किया जाए और कैसे वॉरफेयर में यूज किया जाए, वो भी सीखा। ना केवल उन्होंने अपने आप को गर्म करना, अपने आप को खाना बनाना अपने लिए, बल्कि उन्होंने ये भी सीखा कि आग का यूज कैसे करें हंटिंग के लिए और वॉरफेयर के लिए। टू किल इंसेक्ट्स, कीड़ों को मारने के लिए, कैसे ये इसका ये यूज किया जाए। अब देखिए, टू डैश बेरीज, है ना, टू डैश बेरीज, टू डैश बेरीज, है ना, सेफ गार्ड बेरीज, टू डैश बेरीज नहीं, सेफ गार्ड, अटेन तो नहीं होगा, है ना, अटेन प्राप्ति करना, अपटेन भी नहीं होगा, सेफ गार्ड बेरीज, मेरे ख्याल से एक्वायर लगाओ ज़्यादा अच्छा है ना, एक्वायर बेरीज, है ना, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कैसे सीखा कीड़े कैसे मारे जाएँ और कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे अपने आप को गर्म किया जाए, अपने आप लिए खाना बनाया जाए, कैसे हंटिंग की जाए, कैसे वॉरफेयर में यूज की जाए, कैसे कहते हैं एक्वायर बेरीज करना जाए। हाँ, ऐसा ऑप्शन मुझे लगता है एक्वायर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, सेफ गार्ड। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ जरा क्या हो जाए, थोड़ा सा डाउट इसमें हो रहा है। एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरब्रश शो दैट गेम, गेम बेसिकली ध्यान दीजिएगा, गेम होता है ना वो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो वाइल्ड एनिमल के लिए जो जंगली जानवर होते हैं उनके गेम भी बोलते हैं ना, एक वर्ड आता है, नाउन है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, गेम उसको भी बोलते हैं। बाकी गेम का मीनिंग तो होते ही खेल खेलना इस टाइप से। वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स जो भी होते हैं उनको गेम बोलते हैं। तो दैट गेम, अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, 25 में। हाँ, अब देखो हमें बात यहाँ पर समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, मोडाल्स कौन सी लगाएंगे। तो अब मोडाल्स में देखो मैं आपको एक लॉजिक तरीका बता दे रहा हूँ। मैंने पढ़ा ना कि सेंटेंस जो है सारा का सारा पास्ट में है, लर्न हो गया, डिड हो गया, इस टाइप से सारा का सारा सब पास्ट में बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात जो पास्ट की बात होगी तो सेल पास्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता है, मस्ट पास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, विल पास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचा, कोड कितना आसान हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट गेम कुड बी बेटर सीन एंड हंटेड। इवेंचुअली अंततः क्या हुआ, एवेंचुअली अंततः दे लर्न, और अंततः उन्होंने सीख लिया, दैट द बर्निंग, है ना, दैट द बर्निंग ऑफ ब्रश प्रोड्यूस्ड बेटर ग्रासलैंड्स एंड देयरफॉर मोर गेम। ध्यान दीजिएगा इस टाइप से। सो मुझे लगता है यहाँ पर कुड हो जाएगा, कुड क्या मुझे लगता है क्या 100% आई एम श्योर कुड हो जाएगा, है ना। यहाँ बाकी यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इससे पहले वाले ऑप्शन में डाउट था कि यहाँ पर एक्वायर लगाएंगे या फिर सेफ गार्ड लगाएंगे। चलिए उसको चेक करके मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा क्या लगाएंगे। तो ये हमने पेपर सॉल्व कर लिया, उम्मीद है अब तो आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आया होगा। पेपर को अच्छे से टाइम रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है इससे रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है पूछने से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें, मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।